दोस्तों स्वागत है आपका कबीर न्यूज में। मैं हूं आपका जितेंद्र कमल। हम फिर हाजिर हैं एक अहम मुद्दे के साथ, अहम जानकारियों के साथ और हमारे एक्सपर्ट्स के साथ। दोस्तों चुनावी समर में हर एक राज्य का हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि कौन किस पे भारी है, कौन कितनी सीटें जीत रहा है। हम आज से इसकी शुरुआत कर रहे हैं और हर दिन हम आपको सभी राज्यों का विश्लेषण बताएंगे एक एक करके। आज हम वेस्ट बंगाल की तरफ रुख करते हैं, शुरुआत वहीं से करते हैं कि खेला शायद वहां होगा। पिछली बार भी हुआ था तो इस बार भी होगा। पिछली बार ममता बनर्जी ने विधानसभा में खेला किया था, तो वो कितनी तैयार है इस लोकसभा के इस रण के लिए। नरेंद्र मोदी से जूझने के लिए कितनी तैयार है ममता की सेना, इस पे हम आज बात करेंगे। सीटों की दृष्टि से देखा जाए तो वेस्ट बंगाल बहुत अहम है। उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद सबसे ज्यादा वहां 42 सीटें। 2019 के परिणाम की अगर हम बात करें तो टीएमसी मतलब ममता दीदी के पास 22 सीटें थीं, बीजेपी के पास 18 थीं, कांग्रेस को 2 सीटों पर ही संतोष करना पड़ा था। इस बार का क्या कुछ समीकरण होने वाला है, कौन किस पे भारी होने वाला है, गठबंधन की क्या स्थिति है। हालांकि है नहीं वहां पर, लेकिन क्या उसकी भूमिका रहेगी, क्या एक कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग रहेगी और क्यों गठबंधन इतना मजबूत होके सामने नहीं आ रहा है वहां पर। क्या कुछ दलित वोट किधर शिफ्ट करेगा। हम वहां एनआरसी की भी बात करने वाले हैं कि एनआरसी का कितना इंपैक्ट पड़ने वाला है वहां पर, और संदेश खाली को इतना बड़ा मुद्दा क्यों बनाया जा रहा है, जबकि मणिपुर क्या उससे छोटा मुद्दा है क्या। संदेश खाली पे भी हम बात करेंगे। हम वहां पर इतने ज्यादा चरणों में चुनाव क्यों। उत्तर प्रदेश तो समझ में आता है कि 80 सीटें हैं, लेकिन वेस्ट बंगाल में जब 42 सीटें हैं तो 7 चरणों पे चुनाव आखिर क्यों किया कराया जा रहा, मंशा क्या है केंद्र सरकार की और चुनाव आयोग की, हम इस पे भी बात करेंगे। तो दोस्तों इंतजार खत्म करते हैं, हम चलते हैं अपने प्रोफेसर साहब जी के पास। सर स्वागत है आपका एक बार फिर कबीर न्यूज पे। समय देने के लिए सर बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। सर शुरुआत करता हूं आपसे, जानना चाहेंगे हम, सभी दर्शक हमारे यही जानना चाहते हैं। बहुत से एक्सपर्ट तो अपनी अलग अलग राय देते हैं और खबरों को बड़ा मतलब मजेदार और रसीला बनाने की कोशिश करते हैं कि दर्शक उनसे चपके रहे, लेकिन सही जानकारी नहीं मिलती। गठबंधन आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है वहां पर। कांग्रेस अलग लड़ रही है, टीएमसी अलग लड़ रही है, उसने तो 42 प्रत्याशी भी अपने उतार दिए हैं। तो ऐसा क्या है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बाद भी बंगाल में कांग्रेस और टीएमसी एक नहीं हो पा रहे। हाँ, ये ममता बनर्जी की ये स्ट्रेटजी है कि जो एंटी इनकम्बेंसी है वो कई टर्म से स्टेट में वो चीफ मिनिस्टर हैं। तो जो उनके शासन के खिलाफ कुछ लोग नाराज हैं, उनका ऐसा मानना है कि वो बीजेपी को वोट कर सकते हैं। तो उन्होंने ये सब सोचा कि ये वोट्स अगर कांग्रेस को बटेंगे तो उनको ही फायदा होगा। मैंने इस तरह का भी देखने का तरीका हो सकता है। रही बात दूसरी, तो कांग्रेस दूसरी बात ये भी उनको लगती है कि कांग्रेस जितनी सीटें मांग रही थी उन पर लड़के वो जीत नहीं सकती है। पिछले विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस का वोट परसेंटेज बहुत घट गया था, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में 9.7% के आसपास 9.7% वोट थे कांग्रेस के। अब सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर इन वोट्स को 9.7% कांग्रेस के वोट अगर ममता बनर्जी के साथ आते तो मुझे लगता है कि और मजबूत हो सकती थी। लेकिन उनका सोचने का जो तरीका है उस पर हम लोग अटकल ही लगा सकते हैं। उनको जो लग रहा होगा कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मेरी पार्टी टीएमसी तृणमूल कांग्रेस ज्यादा मजबूत टक्कर दे सकती है बीजेपी को और चुनाव जीत सकती है। शायद इसलिए वो अकेले इस चुनाव में बढ़ रही हैं, आगे जा रही हैं, लड़ रही हैं। यही 2 मुख्य कारण मुझे दिखते हैं। अच्छा, ये 2 मुख्य कारण है इस वजह से। एनडीए कितना पावरफुल है सर वहां पर। एनडीए मतलब मोदी कह सकते हैं तो ज्यादा अच्छा, क्योंकि और तो कोई चेहरा वहां दिखता नहीं है। बीजेपी बड़ी मजबूती से 2019 में भी लड़ी थी, विधानसभा चुनाव भी मजबूती से लड़े, लेकिन हारे। पंचायती चुनाव में बहुत बुरा हाल हुआ बीजेपी का। तो सर एनडीए का क्या कुछ रहेगा, क्या पहले जितना सशक्त वो रहेंगे, या कुछ ऐसा होने वाला है कि जो 18 सीटें थी वो सिंगल डिजिट में आए। कुछ लोग कह रहे हैं कि सिंगल डिजिट में वहां पे आ सकते हैं, बहुत ज्यादा मजबूत नहीं रहेगी इंडिया। आपका क्या विचार सर। देखिए, पिछले चुनाव में 2019 के चुनाव में बीजेपी को
19 सीटें मिली थी। देश में बढ़ती बेरोजगारी, महंगाई, जो वादे किए थे उसको ना पूरा करना, अ, तमाम तरह के मुद्दे हैं जो बीजेपी के प्रति अब कोई आकर्षण नहीं पैदा कर रहे हैं पश्चिम बंगाल में। ये बात है। रही बात जिस तरह से कुछ टीएमसी के लोगों को टारगेट किया गया, जिस तरह से पार्लियामेंट में महुआ मोइत्रा को सवाल पूछने के लिए अंत में पार्लियामेंट के अंतिम दौर में उनको पार्लियामेंट से टर्मिनेट किया गया, जिस तरह से उनको बेइज्जत किया गया, ये भी थोड़ा सा बीजेपी की तरफ से एक माने एक बहुत अच्छा टेस्ट नहीं, अच्छी बात नहीं थी। इसको भी पश्चिम बंगाल के लोगों ने एक तरह से याद रखा है। और दूसरी बात, महुआ मोइत्रा लड़ रही हैं कृष्णानगर से, और उनके खिलाफ जो प्रत्याशी हैं वो बड़ी ही इंटरेस्टिंग कैंडिडेट हैं। वो राजा अमृता, वो एक ऐसे राज परिवार से आती हैं, राजा राजकुमारी अमृता हैं या रानी अमृता हैं, जो भी हैं। वो एक ऐसे परिवार से आती हैं जिनके ऊपर आरोप लगते रहे हैं कि जब प्लासी का युद्ध हुआ तो उनके जो पुरखे थे वो अंग्रेजों की मदद कर रहे थे। सिराजुद्दौला को धोखा देने में उनके परिवार के लोगों का योगदान रहा है। तो पहली जो रैली की ममता बनर्जी ने अपने स्टेट में, चुनावी रैली, वो उन्होंने कृष्णानगर से ही शुरू की। और उन्होंने ये बात छेड़ते हुए कि ये वो लोग हैं जो देशद्रोहियों के माने जो देश को बांटने वाले लोगों का जिन्होंने मदद की है, जो एक तरह से देशद्रोही है। तो ये जब पश्चिम बंगाल से उन्होंने अपने चुनाव की शुरुआत की तो उन्होंने एक मैसेज दिया है पश्चिम बंगाल की जनता को कि देखिए, हम देश बनाने वाले लोग हैं और ये देश को तोड़ने वाले लोग हैं। देश के लिए, देश के देश के मैंने ये देश के प्रति ईमानदार नहीं है, देश की तुलना में अपने स्वार्थ को ये वरीयता देते हैं। तो जो रानी अमृता की जो स्थिति है चुनावी, वो खराब है महुआ मोइत्रा के खिलाफ। महुआ मोइत्रा वैसे भी काफी वोकल रही हैं, उन्होंने उनका जो काम था पार्लियामेंट में उसको बखूबी किया है। तो कुल मिला के ये कितनी सीटें जीतेंगी ये सब तो कहना बहुत ही मुश्किल बात है, लेकिन ये कहना कि संदेश खाली की वजह से बीजेपी की स्थिति बहुत मजबूत है, ऐसा एकदम नहीं है। कारण ये है कि संदेश खाली एक छोटा सा मसला था, एक छोटे से जिले के एक छोटे से जो शेख शाहजहां है, जिसको इसमें मुख्य अभियुक्त बताया जा रहा है, वो एक जिला परिषद का सदस्य है, गांव का मुखिया रहा है। उसके ऊपर महिलाओं की यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने के आरोप लगे हैं, गुंडागर्दी के आरोप लगे हैं। और ऐसा कहा जाता है कि टीएमसी का नेता है, लोकल नेता है। लेकिन मैं जितेंद्र आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि पश्चिम बंगाल एक पार्टी सोसाइटी स्टेट है। वहां जो भी पार्टी शासन में होती है, पूरा समाज मोटा मोटी उसी की तरफ हो जाता है। तो शेख शाहजहां ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ऐसा काडर है जो बहुत इंटेलेक्चुअल वहां की कंट्रीब्यूशन टीएमसी में हो, उसका इस तरह का नहीं है। जब सत्ता वाली पार्टी होती है तो ज्यादातर लोग उधर शामिल हो ही जाते हैं। तो संदेश खाली के नैरेटिव को देखा जाए तो ये एक ऐसा प्रयास है सत्ताधारी दल का, क्योंकि ये अपने नैरेटिव को फैलाने में बहुत माहिर है। बीजेपी जिस खूबसूरती के साथ संदेश खाली के तुलना में अगर देखा जाए तो देश में मणिपुर का मुद्दा जो है कई हजार गुना बड़ा मुद्दा है। लेकिन बीजेपी ने संदेश खाली को कम से कम देश की जनता की जुबान पर ला दिया है। देश के लोग भले मुद्दे के बारे में न जानते हो, लेकिन संदेश खाली को जानते हैं। तो इसमें सक्सेसफुल रहे हैं। लेकिन जब वोट देने की बात आएगी तो मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल की जनता इनको वोट नहीं देगी, क्योंकि ममता बनर्जी ने महिलाओं के लिए और तमाम वर्गों के लिए इतनी सारी अ, वो पॉलिसीज शुरू की है, उन्होंने इतनी सारी नीतियां बनाई है, योजनाएं शुरू की हैं, जिनसे बच्चियों को मदद मिल रही है, महिलाओं को मदद मिल रही है और तमाम समाज के वर्गों को मदद मिल रही है। तो वो वोट देने से पहले ये सोचेंगे कि जो हमको मिल रहा है वो इसके बाद नहीं भी मिल सकता है, क्योंकि वो पिछले 10 साल से केंद्र में मोदी जी के वादों का हाल देख रहे हैं कि जिन्होंने कहा कि हम 2 करोड़ नौकरियां देंगे, हम महंगाई को कम कर देंगे। जो सिलेंडर यूपीए 500 के आसपास छोड़ के गई थी वो 1000 रुपए में मिल रहा है। चुनाव आता है तो उसमें से 50 रुपए 100 रुपए कम कर देते हैं। तो जनता कम से कम इस बात को समझ रही है कि कहीं ना कहीं हम अगर इनके साथ जाएंगे तो हमारी जो वेलफेयर की पॉलिसीज है ममता बनर्जी की, उसका भी लाभ नहीं उठा पाएंगे। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो चुनाव है इसमें बीजेपी 18 सीटों से नीचे ही आएगी। और कितना आएगी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन अच्छी स्थिति नहीं है। और इसीलिए आप ध्यान रखिए कि पश्चिम बंगाल के चुनावों को 7 चरणों में, मतलब हर चरण में वहां पे चुनाव है,
और जिन हाँ, 7 एरियाज करोड़ में में क्यों कराया जाए? 7 चरणों में बड़ा इसलिए विषय है। कराया गया है कि पिछली पिछले इलेक्शन में हमारे प्रधानमंत्री ने 21 रैलियां की थी पश्चिम बंगाल में, और गृह मंत्री ने 30 से ज्यादा रैलियां की थी। तो इस बार भी उनका पूरा जो फोकस है कि वो इसके आसपास ही रैली करें, ज्यादा से ज्यादा वहां जाएं, लोगों को। अच्छा, अगर पश्चिम बंगाल में आप देखें तो 21 के आसपास जिले भी हैं, और एक तरह हम्म। से देखें तो हर जिले में उन्होंने अपनी एक योजना रणनीति बना रखी है, क्योंकि पश्चिम बंगाल एक महत्वपूर्ण स्टेट है जिसका जो परिणाम है बहुत बड़े स्तर पर केंद्र सरकार को प्रभावित करेगा। अगर वहां वो ज्यादा सीटें जीतते हैं तो वो सरकार बनाने की रेस में होंगे, अगर कम होती हैं और भी मुश्किल में होंगी, क्योंकि हर राज्य में इनकी लोकसभा की सीटें कम ही होती हुई दिख रही हैं। और उसमें खास करके महाराष्ट्र, कर्नाटका, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल की स्थिति और भी कमजोर है। बिल्कुल। अ, कांग्रेस की क्या रहेगा कि सर अधीर रंजन चौधरी तो थोड़ा सा नाराज भी चल रहे हैं कि उनकी सीट से टीएमसी ने यूसुफ पठान को उतार दिया है। और अब पिछली बार तो 2 सीट मिली भी थी, क्या इस बार कुछ उम्मीद है कि कांग्रेस वहां पर 2 सीट भी जीत पाएगी, या बिल्कुल खाली हाथ रहेगी, वो भी तब जब राहुल गांधी ने 2-2 यात्राएं कर रखी हैं? बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि यूसुफ पठान एक कैंडिडेट के रूप में मजबूत नहीं है, वहां तृणमूल कांग्रेस मजबूत है। और जैसा कि जहाँ जिस क्षेत्र से आते हैं अधीर रंजन चौधरी, वो मुस्लिम बाहुल्य इलाका है। तो अगर वहाँ की जनता, हालांकि अधीर रंजन का वो गढ़ रहा है, लेकिन अगर जनता टीएमसी के साथ जाती है और यूसुफ पठान के आकर्षक व्यक्तित्व और उनके नाम के साथ जाती है, तो एक निश्चित तौर पर एक बड़ी चुनौती मिलेगी। और मुझे कोई दूसरी सीट नहीं दिखाई दे रही है पश्चिम बंगाल में जहां कांग्रेस कोई मजबूती से टीएमसी या बीजेपी से लड़ रही है। जंगीपुर हुआ करती थी, लेकिन वो भी अब एक तरह से देखा जाए तो वहां टीएमसी और बीजेपी के बीच ही संघर्ष होगा। आपको सर लग रहा है कि 30% मुस्लिम आबादी है पश्चिम बंगाल में, जैसा कहा जाता है अप्रॉक्स 30% के आसपास है। 23% के आसपास के सर दलित आबादी, और वो भी वो समाज है जिसमें मतुआ समाज सबसे ज्यादा आता है। और नरेंद्र मोदी साहब की नजर जो है वो मतुआ समाज पे विधानसभा चुनाव से पहले भी रही है। और वहां पे हरिचंद ठाकुर जो है, उन जिनका मंदिर है, वहां पे वो पूजा अर्चना भी करने जाते हैं। संदेश खाली कहीं ना कहीं आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि पोलराइजेशन करने की कोशिश की जा रही है, कि इसका इस मुद्दे को उठा के किसी तरीके से 70 बनाम 30 कर दिया जाए, क्योंकि 30% मुसलमान है, 70% ये है, तो क्या कुछ ऐसा हो सकता है? दूसरा सर, इसी से ऐड करते हुए हम ये देख सकते हैं कि रामनवमी आने वाली 17 तारीख को रामनवमी है, आज से नवदुर्गों की शुरुआत हो गई है। ममता बनर्जी भी ये कह रही हैं कि कुछ ना कुछ बीजेपी इस दौरान पे, आज से लेके 17 तक टीएमसी का तो ममता बनर्जी कह रही है, हम लोग नहीं कह रहे हैं, उनको अंदेशा है कि कहीं ना कहीं कुछ दंगे कराए जा सकते हैं। क्या आपको लगता है कि दंगे कराकर 30 बनाम 70 की लड़ाई बीजेपी वहां कराना चाहती है और किसी तरह से वहां रण को जीतना चाहती जी बिल्कुल, आप अगर देखिए तो पोलराइजेशन इनकी एक बहुत बड़ा इनका एक मैकेनिज्म रहा है, टूल रहा है। और जो दक्षिणपंथी पार्टियां हैं, जिनकी विचारधारा जो जो जिनकी विचारधारा हिंदुत्व के आसपास घूमती है, और उनका मुख्य एक टूल है ये कि पोलराइजेशन हो। जब ध्रुवीकरण होगा तो हिंदू मेजॉरिटी है, और हिंदू जब एक तरफ जाएंगे तो अच्छी खासी संख्या में इनकी तरफ आ सकते हैं। तो है? स्वाभाविक है कि इस तरह के किसी भी अशांति से बीजेपी को जरूर फायदा होगा इसका। लेकिन प्रशासन को अपना काम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि इस तरह की कोई घटना ना हो जिससे माने राज्य में किसी भी प्रकार की अशांति पैदा हो। लेकिन पोलराइजेशन से जब हिंदू मुसलमान का नैरेटिव जितना डिस्कोर्स में होगा, विमर्श में होगा, उतना ही उनको फायदा होगा, ये एकदम क्लियर है। और पोलराइजेशन से सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी जैसी पार्टियों को होता है, क्योंकि वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व की पार्टी हैं, हम हिंदू की रक्षा, हमारा प्रथम उद्देश्य है, राष्ट्र सर्वोपरि है, व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं है, राष्ट्र। हम राष्ट्र के लिए कुछ भी करेंगे, हिंदू राष्ट्र का निर्माण करेंगे, हिंदुओं के इंटरेस्ट की रक्षा करेंगे। तो कहीं ना कहीं हिंदू, उनको लगता है कि नहीं, ये कर सकते हैं। हालांकि इस मसले पर भी बहुत हद तक एक
जो जनता है वो डिसइल्यूजन हुई है, क्योंकि जनता अब देख रही है कि पिछले 10 सालों से हो क्या रहा है। वही हिंदू मुसलमान के मुद्दे हैं, लेकिन उनके जीवन में कोई मटेरियल चेंज नहीं है, कोई इस तरह का परिवर्तन नहीं जिससे उनका जीवन आगे बढ़े, कोई विकास का काम नहीं है, कोई इस तरह का काम नहीं जिसमें वो उनकी कोई ग्रोथ हो। तो ये एक मुश्किल है, वो समझ रहे हैं इस बात को। आपका वो जो समझ सवाल रहे था, हैं सब। निश्चित निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा होगा, और इस तरह की कोई घटना होती है तो अभी जिम्मेदारी सर डाउट, स्टेट प्रशासन। बिल्कुल डाउट तब बढ़ जाता है ना सर कि इतना मिलिट्री तो वहां पर भी नहीं है, जम्मू कश्मीर में नहीं है जितनी की इस समय वेस्ट बंगाल में है, तब डाउट थोड़ा सा ज्यादा बिल्कुल। हो जाता है। हाँ, डाउट देखिए, एक्चुअली बताया जा रहा है कि सेंट्रल फोर्सेस का, पैरामिलिट्री फोर्सेस का बड़ा वहाँ डिप्लॉयमेंट है। और एक्चुअली मैंने बताया कि इसका कारण है जितेंद्र, क्योंकि पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है वो किसी भी पार्टी की, वो कार्डर बेस्ड पॉलिटिक्स है। जैसा कि मैंने बताया कि पार्टी सोसाइटी स्टेट है पश्चिम बंगाल, चाहे वो लेफ्ट का समय रहा हो, या फिर तृणमूल का समय हो, या फिर बीजेपी हो, वहां पे इनकी पार्टियां जो होती हैं कार्डर बेस्ड। तो कार्डर बेस्ड पार्टीज में जब चुनाव होते हैं, कार्डर बेस्ड सोसाइटी में, तो वहां कन्फ्लिक्ट के चांसेस रहते हैं, मारपीट के चांसेस रहते हैं। सबसे ज्यादा हिंसाग्रस्त चुनाव में से होने वाला चुनाव पश्चिम बंगाल का ही हकीकत है भारत में, क्योंकि गांव गांव पे वहां लोग आइडेंटिफाइड हैं कि ये इस पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं या करते हैं। इसलिए कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस है वहां पे, लेकिन आ, इतना भी नहीं है कि माने इतनी बड़ी फोर्सेस का डिप्लॉयमेंट हो। हाँ, सुरक्षा दृष्टि से किया जा रहा है, ये अच्छी बात है, और कोई भी अशांति को रोका जाए तो अच्छी बात है। लेकिन ये सच है कि 7 चरणों में चुनाव कराने का भी क्या मतलब है। इतना लंबा चुनाव पश्चिम बंगाल में, बहुत बड़ा राज्य नहीं उत्तर प्रदेश की तुलना में, उत्तर प्रदेश उससे 3 गुना बड़ा है। बिल्कुल। तो ये एक मसला, तो सवाल तो उठता है। सवाल उठता है सर। सर 30 से 24% दलित वोट वहां पे, आपको लगता है कि दलित वोट टीएमसी के साथ रहेगा? जैसा आप बोल रहे हैं कि अगर जिसकी सरकार होती है तो वोट लगभग लगभग उधर ही जाने की कोशिश करता है, लेकिन मतुआ समाज पे जैसी नजर है, अमित शाह भी लगातार वहां पर गए हैं और उसके नरेंद्र मोदी भी अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं वहां पर इस समाज पे और दलित समाज का वोट कर अपनी तरफ लेने की। मेरे ख्याल से संदेश खाली में शायद रेखा पात्रा है, दलित समाज से ही आती हैं और वो काफी अभी फेमस भी हो गई हैं अपने उम्मीदवारी को लेकर भी। तो दलित समाज, आप थोड़ा सा ये समझाएं सर कि दलित समाज बीजेपी की तरफ है वहां पर या थोड़ा सा एच टीएमसी को भी है इस मामले? नहीं, देखिए ऐसा है कि हरचंद ठाकुर जो है वो मतुआ समाज के धर्म गुरु और एक तरह के गुरु हैं, एक संत हैं, जिनका मंदिर बांग्लादेश में है। 1971 में जब पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना, तो बहुत सारे लोग वहां से माइग्रेट किए पश्चिम बंगाल में। जी। और पिछले विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री हरचंद ठाकुर के मंदिर मंदिर पर भी गए बांग्लादेश में, वहां उन्होंने विजिट किया। उसका उद्देश्य यही था कि ताकि वो कम से कम इस समाज को अपने साथ ले आ पाए। उत्तर पश्चिम बंगाल में, नॉर्थ बंगाल में अम, बहुत हद तक ये समाज प्रधानमंत्री को सपोर्ट भी कर रहा है। लेकिन मैंने बताया शुरुआत में कि पश्चिम बंगाल का जो समाज है, वहाँ की जो राजनीति है वो कास्ट ओरिएंटेड पॉलिटिक्स नहीं है। वो कास्ट एक सच्चाई है वहाँ पे, आदिवासी हैं, दलित हैं, ओबीसी हैं, सवर्ण भी हैं, माइनॉरिटी अच्छी संख्या में है। लेकिन ममता बनर्जी की जो पॉलिटिक्स है वो एक प्रशासन देने की पॉलिटिक्स, प्रशासन के लिए जानी जाती है, महिलाओं के वेलफेयर के लिए जानी जाती है, महिलाओं का बहुत सपोर्ट है उनको। और दूसरी बात यह है कि ममता बनर्जी ने जो वहाँ एक स्टेबिलिटी दी है उस राज्य में, जितने भी रिसोर्सेज हैं, तो मुझे नहीं लगता है कि जो दलित समाज है, मैंने आपसे बताया कि बहुत अच्छी एक स्कीम है पश्चिम बंगाल में, जो ममता बनर्जी ने बहुत पहले शुरू की थी, एक ये बांग्ला। और महिलाओं के लिए, बच्चियों के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, सबके लिए उन्होंने कोई ना कोई योजना चला रखी है। तो लोगों में ये एक मैसेज है कि नहीं, वो काम कर रही हैं, वो ईमानदार हैं, वो चप्पल पहन के चलती हैं, सिंपल साड़ी पहनती हैं, उनके अंदर किसी भी तरह का कोई अहंकार नहीं है।
मतलब अहंकार का मतलब कि पद का अहंकार नहीं है, दूसरी चीजों का अहंकार हो तो दूसरी बात है। लेकिन लोग कहते हैं वहां, अगर आप पश्चिम बंगाल में किसी से पूछिए तो लोग कहते हैं कि नहीं, ममता बनर्जी पूरी ईमानदार हैं। हाँ, उनके पार्टी के लोग बेईमान हो सकते हैं, गड़बड़ हो सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर कोई उनका नियंत्रण नहीं है। तो ममता बनर्जी को एक बड़ा सहयोग है हर जाति, संप्रदाय और धर्म के लोगों का। और ये एक महत्वपूर्ण बात है। हालांकि वो लंबे समय से शासन कर रही हैं, तो उनके प्रति भी लोगों में नाराजगी है, लेकिन फिर भी वो एक मजबूत चुनौती है बीजेपी के सामने। और बीजेपी को एक्चुअली एरिया एरिया वाइज, जैसे आप देखिए इधर दक्षिण बंगाल में बीजेपी को सपोर्ट मिला था। ये जो आसनसोल पश्चिम बर्धमान वाला इलाका है, यहाँ इन्होंने पिछली बार लोकसभा की सीट की थी, फिर बाद में उसको उपचुनाव में शत्रुघ्न सिन्हा ने जीता। तो नॉर्थ बंगाल में इनकी प्रेजेंस, और कुछ इलाके हैं इनके जहाँ ये अच्छे ढंग से जीत रहे हैं, जहाँ इनके लोग हैं। तो ऐसा कोई कास्ट स्पेसिफिक नहीं है कि इनको इस जाति का और उस तरह से। हाँ, जहां पर ये हिंदू को तोड़ ले जाएं, बस ये बता के कि मुसलमानों से खतरा है, देश को खतरा है, हमको खतरा है, तुमको खतरा है, वहां इनको फायदा हो सकता है। तो ममता बनर्जी को अगर जीतना है तो पोलराइजेशन को भी रोकना होगा, अपने मैसेज को क्लियर ढंग से जनता में पहुंचाना होगा, और अपनी नीतियों के बारे में बताना होगा, और बताना होगा कि हालांकि करप्शन के भी कई केसेस आए हैं इस बहुत शासन में, बहुत सारे केसेस आए हैं इस प्रेजेंट पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट के उनके भतीजे खिलाफ। को तलवार खींची है अभिषेक बनर्जी पे। बिल्कुल। सर, एक एक जब इंडिया गठबंधन बन रहा था, और इसको भी समझना चाहेंगे, तो आपके पास शायद ज्यादा जानकारी होगी कि आपके लोगों से बात करते रहते हैं। नीतीश कुमार जब बाहर गए तो कहा यह गया कि ममता बनर्जी की हामी नहीं थी उनको लेके कि वो संयोजक के पद पे बने। तो इसमें कितनी सच्चाई आपको लगती है कि ममता बनर्जी की वजह से ही नीतीश कुमार थोड़ा नाराज हुए, वहां गए, या कुछ इंटरनल पॉलिटिक्स बिहार में थी? अब ये तो कहना, मतलब किसकी वजह से वो गए, लेकिन एक बात ये भी है कि नीतीश कुमार जी का संघर्ष उतना बड़ा संघर्ष नहीं था जितना बड़ा इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों का था। जैसे देखिए, बीजेपी के विरोध की कीमत किस किस ने चुकाई है। देखिए, एक तो आप कन्वीनियंस के हिसाब से, अपनी सुविधा के हिसाब से विपक्षी हैं कुछ लोग, इस राजनीतिक विपक्षी हैं जिनका मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा। आप देख लीजिए पूरे भारत में अपने सुविधा के हिसाब से इस प्रेजेंट गवर्नमेंट का विरोध करते हैं। लेकिन कीमत चुकाने वालों की अगर लिस्ट बनेगी तो सबसे ज्यादा कीमत चुकाई लालू प्रसाद यादव ने। वो जेल में रहे, सामने से उन्होंने विरोध किया हर तरह से, और वो जेल में रहे, उसकी कीमत चुकाई उन्होंने। दूसरे नंबर पर शिवसेना साथ में थी, लेकिन बाद में वो विपक्ष में है। तीसरे नंबर पे ममता बनर्जी एकदम फ्रंट में है, और चौथे नंबर पे आप तमाम दूसरे दलों को देखिए, कांग्रेस है, बाकी पार्टियां हैं। हेमंत सोरेन लेकिन है अगर इसमें, आप हेमंत अरविंद सोरेन है, बिल्कुल अरविंद केजरीवाल। बिल्कुल केजरीवाल है, आप अगर इनको लीजिए, ये जो नाम ले रहे थे नीतीश कुमार का, तो ये तो कुछ ही महीने, 20 महीने पहले, 24 महीने पहले बीजेपी से टूट के, ये तो अब जनता कहने लगी है कि कब टूट के आते हैं, कब चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। तो इनकी क्रेडिबिलिटी में सवाल था। केवल ममता बनर्जी नहीं, जो रिलेशन लालू प्रसाद यादव का कांग्रेस के साथ है, वो क्या कभी नीतीश कुमार का हो सकता है? जो इधर बीच जो रिलेशन कल्टीवेट हुआ है ममता बनर्जी के साथ लालू प्रसाद या तेजस्वी यादव का, वो क्या नीतीश कुमार का हो सकता है? पॉलिटिक्स में लोग क्रेडिबिलिटी भी देखते हैं, हालांकि पॉलिटिक्स में क्रेडिबिलिटी उतना बड़ा एक मसला नहीं है, लेकिन फिर भी मसला है। लेकिन फिर भी मसला है, इसलिए मसला है कि आप एकदम पूरी तरह से पूरी क्रेडिबिलिटी को ताक पर रख दीजिए तो लोग कहेंगे कि जनता है, सब देख रही है। तो नीतीश कुमार के प्रति उस तरह से लोगों में एक 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 भय भी था कि वो बाद में चले जाएंगे, और बाद में क्या, उसके कुछ ही दिन बाद चले गए, पहले चले पहले बिना किसी कारण से चले गए। तो नीतीश कुमार अब एक मरे हुए सांप की तरह हो गए हैं, जिसको कोई भी गले में पहनना नहीं चाहता। सर, एक अंतिम प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में 7 चरणों में, और मध्य वेस्ट बंगाल में भी आपका 7 चरणों में चुनाव हो रहा है। इसी से रिलेटिव पूछना चाह रहा हूं कि जब 2004 में चुनाव हुआ था तो 20 दिन लगे थे सर, लोकसभा का चुनाव था, बिल्कुल। और कांग्रेस के शासनकाल में वो हुआ थे, मान के चलिए।
लेकिन 2024 में आते आते ये ऐसा क्या बदलाव हो गया? सॉरी, कांग्रेस का शासन नहीं था, उसमें अटल बिहारी की सरकार थी, इसके बाद कांग्रेस की सरकार बनी थी। 2024 में 2 महीने में चुनाव, इसको थोड़ा अलग से हम समझना चाह रहे हैं कि ये क्या स्ट्रेटजी क्या है कि वेस्ट बंगाल का भी आप करा रहे हैं 7 चरणों में, यूपी का भी करा रहे हैं 7 चरणों में, यहाँ तो आप मजबूत है तो चलिए बड़ा राज्य है तो करा रहे हैं, वहां पे तो आप मजबूत नहीं है, वहां भी 7 चरणों में। तो ये क्या सोच के 7 चरणों में चुनाव करा जा रहे हैं? इंडिया इतना भी नहीं विकसित हुआ कि 20 दिन को घटा के 10 दिन कर लेते, लेकिन ये तो 2 महीने ले गए। बिल्कुल, ये इस सवाल का बस एक लाइन में जवाब है कि ये 2 महीने में इसलिए किया जा रहा है ताकि ये चुनाव का मैनेजमेंट बेहतर ढंग से कर सके सत्ताधारी पार्टी और ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत पाए। इनको समय मिलने से ये भरपूर और बेहतर ढंग से अपनी स्ट्रेटेजी बना पाएंगे, चुनाव प्रचार कर पाएंगे, लोगों को अपने हिसाब से अपने नैरेटिव में ला पाएंगे और इससे इनको ज्यादा सीटें मिलेंगी ताकि ये पार्लियामेंट में कंफर्टेबल रहे। यही एकमात्र कारण है और कोई कारण नहीं है। हाँ, लेकिन ये दुखद है कि उस समय चुनाव आज से 20 साल पहले जब 20 दिन में हुए तो भारत में कम से कम 18 दिन में 15 दिन में होने चाहिए थे, वो 2 महीने में हो रहे हैं। तो भारत अब कैसे विश्वगुरु बन रहा है, कैसे आगे जा रहा है, ये एक बड़ा प्रश्न खड़ा है। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें समय दिया, लगभग 26 मिनट हमने बात करी है और बड़ी आसान भाषा में आपने समझाया है हम लोगों को कि पश्चिम बंगाल की जमीन है क्या आखिर में। पश्चिम बंगाल की जमीन बिल्कुल सिंपल है, कैडर वाइज पार्टियां जब वहां पे होती हैं तो जो वोट होता है इतना ज्यादा छिटकता नहीं है, जिसका जो वोट है वो तो रहेगा ही रहेगा। लेकिन जिस तरीके से ममता बनर्जी ने वहां के लोगों के लिए कल्याणकारी योजनाएं लाई हैं, महिलाओं के लिए, और इसके बाद गरीब और वंचित लोगों के लिए वहां पर महिलाएं जो योजनाएं आई हुई हैं वो मोदी की योजनाओं पर शायद भारी पड़ सकती हैं। 22 सीटों से ज्यादा भी सीटें आ सकती हैं अगर नरेंद्र मोदी पोलराइजेशन करने में कामयाब नहीं होते हैं, तो सबसे ज्यादा जो नुकसान होगा वो बीजेपी को ही होगा। और दलित समुदाय जो है वो आपने बताया कि ठीक है, आप कहीं भी गए हो, पूजा अर्चना करी हो, कुछ भी करी हो, लेकिन एज उधर होता है जिधर जिसकी सरकार होती है, और वहां इस समय ममता बनर्जी है, ताकत से लड़ रही हैं। तो सर शुक्रिया हमें ये समझाने के लिए कि कुछ कह नहीं सकते हालांकि, लेकिन फिर भी वहां पर सीटें घट रहेंगी क्योंकि ममता बनर्जी बहुत ताकत के साथ वहां लड़ रही है। और आपने हमें ये भी समझाने की कोशिश की कि कांग्रेस से अलग क्यों वो लड़े हैं, क्यों ममता बनर्जी कांग्रेस से अलग होकर चुनाव लड़ रही है, शायद एंटी इनकम्बेंसी को बचाने के लिए, या ऐसा बीजेपी का वो वोट जो है 10 साल में मोदी की तरफ नहीं था, मोदी की तरफ था, वो शायद छटक के जब जाएगा तो बटे ना, कांग्रेस की तरफ ना बटे और इसके बाद टीएमसी की तरफ बटे ना, कोई एक मजबूत दल रहेगा तो उसकी तरफ वो जाने की कोशिश में रहेगा। मुसलमान का भी वोट ना बटे, इसलिए मजबूत धड़े की तरफ वो टीएमसी की तरफ जाने की कोशिश में रहेगा। सर हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पश्चिम बंगाल को आपने हमें बिल्कुल खोल के रखी। यहाँ मैं थोड़ा सुधारना चाहूंगा। एक्चुअली मैंने ये कहा था कि जितेंद्र, इसको क्लियर कर लेना है कि एंटी इनकम्बेंसी एक्चुअली होता क्या है कि जो सत्ता में है उसकी प्रति लोगों में कुछ नाराजगी होती है, तो उससे बचने के लिए ममता बनर्जी ने, क्योंकि कांग्रेस जब जाएगी चुनाव में तो वो वोट काटेगी, जो वोट बीजेपी को जा सकते हैं वो वोट कांग्रेस में बटेगा, तो ममता बनर्जी को फायदा पहुंच सकता है, ये उनकी सोच हो सकती है। एक तो ये मैंने बोला था। दूसरी बात मैंने ये कही थी कि उनको लगता है कि कांग्रेस एक से ज्यादा सीट जीत नहीं सकती है, तो गठबंधन में जाती तो उनको सीटें शेयर करनी पड़ती, तो वो जो है ममता बनर्जी करना नहीं चाहते हैं। उनको लगता है कि वो ज्यादा मजबूत स्थिति में है और अपने कैंडिडेट को जिता लेंगी, और कांग्रेस जब मानती नहीं कम से कम सीटों पर तो उनको 1-2 सीट एक्स्ट्रा देनी पड़ती, या कम से कम 3 सीट देनी पड़ती, 3-4 सीट देनी पड़ती, वो भी नहीं देना चाह रहे थे ममता बनर्जी। तो वो ये 2 स्थितियों में उन्होंने कांग्रेस से अलग अपना चुनाव लड़ने का निर्णय लिया है। हालांकि वो बार बार कह रही हैं कि मैं भारत में इंडिया गठबंधन का हिस्सा हूँ और मेरा जीत के आने के बाद पूरा समर्थन इधर की तरफ होगा, ये बात। ठीक है सर, सुधार करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर, थोड़ा सा मुझसे ही गलती हो गई। तो सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। फिर जल्द ही हम लोग जुड़ेंगे सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन्यवाद। और आप सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमें देखने के लिए सर।